Hello students, today we shall study a topic in grammar. The name of this topic is pronoun. This is a part of a speech and here this topic has been discussed in full detail. So let's see what is given here. सबसे पहले प्रोनाउन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और वी कैन से दैट इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो हम नाउन की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई ये कहे कि आपको माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिखना है, तो उस केस में आप अपने फ्रेंड के बारे में कैसे बताओगे? आई हैव मैनी फ्रेंड्स, सैम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सैम इज़ अ गुड बॉय, सैम लिव्स नियर बाय, सैम्स मदर इज़ अ टीचर, सैम्स ब्रदर लाइक्स सैम। तो आप क्या कर रहे हो? बार 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 रिपीटेडली अपने फ्रेंड का नाम ले रहे हो। तो क्या उसका नाम लेने की जगह हम ऐसा कुछ लगा सकते हैं जिसकी वजह से आपकी बात भी अच्छी लगे और बार बार आपको अपने फ्रेंड का नाम यूज़ करना ना पड़े? तो इस केस में हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो, सैम इज़ अ गुड बॉय, ही लिव्स नियर बाय, हिज मदर इज़ अ टीचर, हिज ब्रदर लाइक्स हिम। तो यहाँ पर हमने ही लगाया है, हिज यूज़ किया है, अगेन हम हिज का यूज़ कर रहे हैं और लास्ट में हम यहाँ पर हिम लगा रहे हैं। तो अलग अलग पोजीशन पर हमने यहाँ पर प्रोनाउंस का यूज़ किया है। ही, हिज, हिम, ये सभी प्रोनाउंस होते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी गर्ल की बात करनी है तो हम शी और हर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अपने सामने किसी के लिए बात कर रहे हैं तो हम उसे यू कह के रेफ़र कर सकते हैं। हम किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो ही, शी, इट, दे, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। सो ऑल दीज वर्ड्स आर नोन एज प्रोनाउंस। इन्हीं को हम प्रोनाउंस कहते हैं। हेयर आई हैव गिवन यू सम सेंटेंसेस। हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। जे इज़ टू यंग टू गो टू स्कूल अलोन, सो ही गोज़ टू स्कूल विद हिज मदर। तो जे क्योंकि एक बॉय है तो बॉय के लिए हमने यहाँ पर ही लगाया है और उसकी मदर की बात हो रही है। जे की मदर, जे एक बॉय है तो उसकी मदर हिज मदर हो जाएगी। प्रिया एंड सोनिया आर ट्विंस, दे स्टडी इन द सेम क्लास। प्रिया और सोनिया, यहाँ पर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, प्लूरल केस में हम दे लगाएंगे। रेशम वॉज क्राइंग बिकॉज शी वॉज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। रेशम हेयर इज़ अ गर्ल और उसके लिए हम यहाँ शी लगा रहे हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम टी? किसी सामने वाले को रेफर कर रहे हैं यू कह के। आई हैव लॉस्ट द न्यू मोबाइल फ़ोन, अपने बारे में बात की जा रही है आई लगा के। रोहन इज़ अ गुड बॉय, ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड। रोहन की बात हो रही है और रोहन के लिए हम यहाँ ही का यूज़ कर रहे हैं। हेयर वी हैव बीन गिवन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को भी उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इसलिए बोला गया है क्योंकि जो सब्जेक्ट पोजीशन पर आएंगे वो सब्जेक्टिव कहलाएंगे और जो ऑब्जेक्ट पोजीशन पर आएंगे वो ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे। उसके बाद आता है पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन जब हम करेंगे तो उसके साथ हम पोजेसिव एडजेक्टिव को भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे वर्ड्स सुनने में बहुत हैवी लग रहे होंगे, लेकिन जब हमें इनका यूज़ पता लग जाएगा और इनकी पोजीशन पता लग जाएगी देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। तो इसको आइए डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में बता रही हूँ। हेयर आई हैव गिवन यू कंप्लीट चार्ट। तो आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में एक पूरा चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अभी हम सिर्फ सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करेंगे। जो सब्जेक्ट की पोजीशन पर होंगे वो सब्जेक्टिव कहलाएंगे। आपने देखा होगा ना, स्टार्टिंग में जब भी आता है तो आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, इनको लगाकर हम बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो आप यहाँ पर देखो, आई लव टू प्ले क्रिकेट, यू शुड कंप्लीट योर वर्क इन टाइम, ही हैज़ पेंटेड दिस वॉल, शी इज़ राइटिंग अ स्टोरी, इट इज़ अ नाइस पिक्चर, वी आर वेरी हैप्पी। तो आप इन वाली पोजीशन पर आप देखोगे स्टार्टिंग की जो पोजीशन ले रहे हैं ये सब्जेक्ट पोजीशन होती है। अगर आप बात करते हो मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, या मुझको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो इस तरह से आप कुछ भी लगा सकते हो। इसके लिए आप अपनी बात करोगे और स्टार्टिंग में अपने आप को रखोगे तो आपको आई लगाना है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे मी का यूज़, उन्हें लगता है कि मुझे का मतलब मी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जब भी अपने बारे में स्टार्टिंग करनी है, कुछ भी बोलना है, तो उस कंडीशन में आप आई लगाओगे। जब सामने वाले को कहकर कुछ रेफर करोगे तो यू लगाओगे। ही, उसके लिए, जैसे ही हैज़ पेंटेड दिस वॉल, ही लगता है बॉय के लिए,
अब आप ऐसे बोलते हो कि उसने दीवार पेंट कर ली है, तो उसने ये वर्ड क्या है? अगर आप किसी लड़के के लिए उसने बोल रहे हो तो ही लगाओगे, ठीक है? या अगर आपने बोला उसने दीवार पेंट कर ली है और वो लड़की के लिए यूज़ किया जा रहा है तो शी लगाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने ये उसने वर्ड किसके लिए यूज़ किया है, लड़के के लिए या लड़की के लिए। अगर तो लड़के के लिए यूज़ कर रहे हो तो ही लगा देना और लड़की के लिए यूज़ करोगे तो शी लग जाएगा। जब भी हम बात करते हैं किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट की या थिंग की, तो उस केस में हम इट लगा सकते हैं, ठीक है? जहाँ पर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, वहाँ पर हम इट लगाते हैं। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर हम इट लिविंग थिंग्स के साथ भी लगाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वी आर वेरी हैप्पी, जब हम बात करते हैं अपने बारे में और आपके साथ में कोई और होता है, उस केस में आप हम कह के जब रेफर करोगे तो वी लगाएंगे। और दे हम बात करेंगे जब प्लूरल होगा, यानी कि एक से ज़्यादा लोग होंगे तब आप दे लगाओगे। दे आर वेरी एक्साइटेड टू अटेंड अ पार्टी टू नाइट, वे आज रात की पार्टी अटेंड करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों की। अब मैं बात कर रही थी इट को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इट किसी भी ऑब्जेक्ट और थिंग के केस में तो होता ही है जो नॉन लिविंग है। उसके अलावा हम एनिमल के साथ भी लगा सकते हैं। एनिमल के साथ में हम ही और शी भी लगा सकते हैं, अगर हमें उसका जेंडर पता है तो, कि वो मेल एनिमल है या फीमेल एनिमल है। उस केस में हम ही और शी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जेंडर नहीं पता तो हम वहाँ पर इट लगाते हैं। और ऐसे ही चाइल्ड के साथ भी आपने देखा होगा कई जगह पर इट लगा होता है, तो वो भी उसी केस में होता है जब हमें किसी बच्चे का जेंडर नहीं पता कि वो गर्ल है या बॉय है। उस केस में हम वहाँ पर इट लगा देते हैं। एक एग्जाम्पल है आपके सामने, द डॉग इज एक्टिव, तो हम यहाँ पर इट लगा सकते हैं। इसी तरह से इट का यूज़ हम एक एज अ डमी सब्जेक्ट या मीनिंगलेस सब्जेक्ट के तौर पर भी करते हैं। जब हम बात करते हैं वेदर की, मौसम के बारे में कोई बात हो रही है, टाइम की बात है, डिस्टेंस की बात है या टेम्परेचर की बात है, जब भी इस तरह का सेंटेंस आएगा तो हम इट का यूज़ करेंगे। आप बोल सकते हो इट इज़ अ प्लेजेंट डे, इट इज़ 8 o'clock नाउ। तो टाइम की बात हो रही है और यहाँ पर प्लेजेंट डे की बात हो रही है, तो वेदर की बात हो रही है। नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज़ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं और ये जनरली वर्ब के बाद में आते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, दे प्ले क्रिकेट विद मी। यहाँ पर प्ले हमारी वर्ब है और इसके बाद हमने मी लगाया है। इज वेटिंग वर्ब है, फिर हम यू लगा रहे हैं। गेव एक वर्ब है, हम हिम का यूज़ कर रहे हैं। स्कॉल्डेड के बाद हमने हर लगाया है। गेव के बाद हम इट लगा रहे हैं। यहाँ पर दो दो हमारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद हम लेफ्ट के बाद अस का यूज़ कर रहे हैं और वेंट के बाद दैम लगा रहे हैं। तो आप देखो कि सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस वर्ब के बाद की पोजीशन ले रहे हैं। फर्स्ट में देखिए, दे प्ले क्रिकेट विद मी, वे मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं। तो जब भी आप बात कर रहे हो वे की, इसका मतलब ये सब्जेक्ट पोजीशन पर है और उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले लेता है। यहाँ पर देखो, ही इज़ वेटिंग फॉर यू, तो ही के बाद यू आ रहा है, वह तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। अगर ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है तो आप एक बार बोल के भी देख सकते हो। वी गेव हिम अ ब्रश टू पेंट दिस वॉल, हमने उसे इस वॉल को पेंट करने के लिए ब्रश दिया। तो हमने के बाद आ रहा है उसे। लड़के के लिए जब हम उसे ऑब्जेक्ट पोजीशन पर रखेंगे तो हिम लगाएंगे और लड़की को हम ऑब्जेक्ट पोजीशन पर रखेंगे तो हर लगाएंगे। टीचर ने उसे क्लास में डांटा था, तो यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह से सुमन गेव इट टू मी, सुमन ने यह मुझे दिया था। दे लेफ्ट अस अलोन इन द पार्टी, अब यहाँ पर दे लेफ्ट अस अलोन इन द पार्टी, इसका मतलब है उसने हमें पार्टी में अकेला छोड़ दिया था। जब हम अस की बात करते हैं तो उसमें एक तो आप खुद होते हो और एक आपके साथ में कोई भी हो सकता है। जब आप दो लोगों की बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप दो से ज़्यादा भी हो सकते हो लेकिन उसमें आप भी इंक्लूड होते हो, तब हम वहाँ पर अस लगाते हैं। शी वेंट विद देम इन अ पार्टी, वह उनके साथ पार्टी में गई थी। तो यहाँ पर उनके साथ में मतलब कोई थर्ड पर्सन है और आप उनकी बात कर रहे हो और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। Well, here I have given you activity and you can identify subjective and objective pronouns very easily. तो जब हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसका मतलब हम पर्सन्स की बात कर रहे हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेशन का मीनिंग होता है बिलोंगिंगनेस, मतलब जो चीज़ आपकी है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं कहूँ दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है, या फिर मैं कहूँ दिस कार इज़ माइन,
यह कार मेरी है। अब बात तो दोनों सेम है, लेकिन सेंटेंस थोड़ा अलग है। अगर हम किसी भी नाउन से पहले माई, हिज, योर, हर इस तरह का पोजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण। इसका मतलब जो किसी की विशेषता बताए। यहाँ पर माई जो है वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे नाउन क्या है? कार। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये पोजेसिव एडजेक्टिव बनेगा। लेकिन हम यहाँ पर दिस कार इज माइन, यानी कि मैं यहाँ माइन के बाद में कोई भी नाउन नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि ये जो माइन है ना, ये तो खुद मैंने नाउन की जगह पर लगाया है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं। प्रोनाउंस का मतलब क्या है? जो वर्ड संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने माइन लगा दिया है, उसके बाद में कोई नाउन नहीं आ सकता। ठीक है, इनको हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, दिस कार इज माइन। जब आप अपनी किसी चीज़ के बारे में बात करोगे तो बोलोगे यह कार मेरी है, यह पेन मेरा है, यह बुक मेरी है। जब भी इस तरह की बात आपकी लास्ट में निकल कर आती है तो उसके साथ माइन लगाओगे। लेकिन अगर आप किसी नाउन को रखना चाहते हो साथ में तो उसके पहले फिर माई लगाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप बोलते हो यह बुक तुम्हारी है, अगर लास्ट में आप इस प्रोनाउन को लेकर आओगे तो बोलोगे दिस बुक इज योर्स। अगर आप किसी लड़के की बात करते हो, माई क्रिकेट बैट इज मिसिंग, कैन आई बोरो हिज? मेरा क्रिकेट बैट मिस हो गया है, क्या मैं उसका उधार ले सकता हूँ, उसका बोरो कर सकता हूँ? तो यहाँ पे उसका है लड़के के लिए, यानी लड़के की कोई चीज़ दिखानी होगी तो बोलेंगे उसका। और अगर हमें किसी लड़की की किसी चीज़ के बारे में बात करनी होगी तो हम बोलेंगे हर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर एस लगा रहे हैं पीछे, लेकिन हम यहाँ पर इट्स को लास्ट पोजीशन पर नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे इट्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन का काम नहीं करेगा, तो इससे कोई सेंटेंस नहीं बनेगा इसको लास्ट में लगा के। हाँ, इसको बीच में हम लगा सकते हैं। अगर ये बीच में लग गया और उसके बाद में नाउन आ गया तो फिर ये प्रोनाउन नहीं बनेगा, फिर ये पोजेसिव एडजेक्टिव बनेगा। इसी तरह से दिस बॉल इज आर्स, यह बॉल हमारी है। दीज पेंटिंग्स आर देयर्स, यह पेंटिंग उनकी है। यानी कि हम ज़्यादा लोगों की बात करेंगे और उनकी किसी चीज़ की बात होगी तो देयर्स हो जाएगा। और अगर आप आर्स की बात करते हो इसका मतलब आप भी इंक्लूड हो और आपके साथ कुछ और लोग भी हैं, तो आप बोलोगे यह बॉल हमारी है। नाउ लेट्स डू इट, इट इज़ वेरी सिंपल। हमें पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है रिफ्लेक्शन, मतलब जो आपको आपकी ही झलक दिखाता है। इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट को ही रेफर करता है। इसका मतलब है इसका असर सब्जेक्ट पर ही होता है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाने के लिए हम उसके पीछे सेल्फ का यूज़ करते हैं या फिर हम सेल्व्स भी लगाते हैं। जैसे आई के लिए हम बोलेंगे माई सेल्फ, यानी मेरा खुद का। यू के लिए होगा योर सेल्फ, ही से बनेगा हिम सेल्फ, शी से बनेगा हर सेल्फ, इट से हो जाएगा इट्स सेल्फ, वी बनाता है आवर सेल्व्स, यू से बनता है योर सेल्व्स और दे से बनता है देम सेल्व्स। जब हम यू के केस में किसी सिंगुलर की बात करते हैं, एक पर्सन की बात करते हैं, मतलब आपके सामने कोई एक पर्सन है तो हम योर सेल्फ कह के बोलेंगे, यानी तुम्हारा खुद का। और योर के केस में अगर बहुत सारे लोग आपके सामने हैं और आपको उन्हें तुम कह के रेफर करना है तो आप बोल सकते हो योर सेल्व्स। तो इन सब का मतलब है मेरा खुद, तुम्हारा खुद, हिम सेल्फ लड़के के केस में उसका खुद, लड़की के केस में हर सेल्फ। इसी तरीके से जब आप अपनी खुद की बात करते हो, जो चीज़ आपके बारे में हो, उस केस में हम सेल्फ लगाते हैं और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। इट ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन होम। आप होम लगाकर पता लगा सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या नहीं। आप यहाँ पर बोलते हो निशा वॉज एंग्री विद हर सेल्फ फॉर द मिस्टेक। एंग्री विद होम? एंग्री विद हर सेल्फ, यानी निशा खुद से ही एंग्री है, उसका असर खुद पर हो रहा है। तो निशा यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर हर सेल्फ का असर जो है इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का असर सब्जेक्ट पर हो रहा है। तो इसी तरीके से आई फेल फ्रॉम द स्टेयर्स एंड हर्ट माई सेल्फ, मैं स्टेयर्स से गिर गया और मैंने खुद को चोट लगा ली, मतलब यहाँ पे जो असर हुआ है वो खुद पर हुआ है। इस तरह से हम और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। यहाँ पर आई टॉक टू माई सेल्फ, अब यहाँ पर
मैं खुद से बातें करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आई जो हमारा सब्जेक्ट है, इट रेफर्स बैक टू सब्जेक्ट। इसी तरह से यहाँ पर टॉक टू होम, किससे बातें करते हो, यानी कि माई सेल्फ। तो हमें एकदम से आंसर मिल जाता है, और जनरली हमारे जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो वर्ब के जस्ट बाद में ही आते हैं। तो बहुत इनको इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू कट योर सेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, शी एंजॉयड हर सेल्फ, इट सॉ इट सेल्फ इन द मिरर। इसने खुद को मिरर में देखा। जैसे हम मान लो किसी की बात कर रहे हैं, हम कैट की बात कर रहे हैं, हम मंकी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं द मंकी सॉ इट सेल्फ इन द मिरर। तो यहाँ पर इट सेल्फ जो है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है। और नीचे मैंने यहाँ पर कुछ कॉमन ट्रांजिटिव वर्ब्स आपको दिए हैं, जिसमें हम जनरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इन वर्ड्स के बाद में हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। अब है एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस नाम से ही पता लग रहा है। एम्फेटिक मतलब किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करना, किसी भी बात को जोर देकर बोलना। एम्फेटिक प्रोनाउंस या फिर इंटेंसिव प्रोनाउंस दोनों एक ही बात है। कई जगह पर आपने लिखा हुआ देखा होगा, और इनका फॉर्मेशन भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होता है। आपने देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पीछे सेल्फ लगा हुआ था और कई जगह पे सेल्स लगा हुआ था। तो बिल्कुल एम्फेटिक प्रोनाउंस भी वैसे ही होते हैं। अब कुछ बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। तो इनको आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान तरीका है। आप देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या हो रहा था कि जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था वो सब्जेक्ट को रेफर कर रहा था, यानी कि यहाँ पे उस प्रोनाउन का असर सब्जेक्ट पर हो रहा था, उसी के बारे में बात की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर किसी एक्शन का असर सब्जेक्ट पर नहीं होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज किया जाएगा, उस पर जोर दिया जाएगा। उस यानी कहने का मतलब है कि वो काम सब्जेक्ट की वजह से ही हुआ है। जैसे अगर आप बोलते हो यहाँ पर शी हरसेल्फ आस्क मी टू कॉल यू, उसने खुद ने मुझे कहा था तुम्हें कॉल करने के लिए। ही हिमसेल्फ पेड द मनी, उसने खुद ने पैसे पे कर दिए। आई माई सेल्फ मेड द कुकीज, मैंने खुद ने कुकीज बनाई हैं। दे देम सेल्फ फिक्स द रूफ, उन्होंने खुद ने ही उस छत को ठीक कर दिया है। द कैट ओपन द डोर इटसेल्फ, और कैट ने खुद ने दरवाजा खोल लिया। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो वर्ब है ओपनड, इसके बाद में हमारा नाउन आ रहा है जो कि डोर है, फिर एक आर्टिकल भी आ रहा है, यानी यहाँ पर डायरेक्ट कोई भी प्रोनाउन नहीं लगा है। जबकि हम बात करते हैं जनरली किसी भी वर्ब के बाद में अगर कोई प्रोनाउन आता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नाम दे देते हैं जब भी वो सेल्फ के केस में होता है, उसके पीछे सेल्फ लगा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले एक ऑब्जेक्ट आ गया है जो द डोर है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर एक प्रोनाउन यूज हो रहा है जो कि इटसेल्फ है। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर कैट जो हमारा सब्जेक्ट है उसको एम्फेसाइज किया गया है कि कैट ने खुद ने डोर को खोल लिया। तो यहाँ पर किसी एक्शन का असर सब्जेक्ट पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया गया है कि वो काम सब्जेक्ट ने ही किया है। वी रेज द फंड आवर सेल्स, हमने खुद ने ही फंड रेज कर लिए हैं। अगर यहाँ पे वर्ब के बाद इस तरह का सेल्फ वाला कोई वर्ड आ जाता है तो वो जनरली क्या होता है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आपको दिया है और उसके बाद अगर कुछ आता है तो वो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउ इट्स टाइम टू डू इट योरसेल्फ। वेल, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बहुत सिंपल होते हैं। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को शो करना, उसे पॉइंट करके बताना। इसके लिए आपको ये 4 वर्ड्स याद रखने हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है, तो जब भी हम किसी एक चीज़ की बात करेंगे जो आपके करीब है, जो आपके नियर है, तो हम उसके लिए बोलेंगे दिस। अगर हम बोलते हैं दैट किसी भी एक चीज़ के लिए जो आपसे थोड़ी दूरी पर है, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, अगर मेरे पास मेरी बुक रखी है, दिस इज़ माई बुक। अगर वही बुक मुझसे थोड़ी सी डिस्टेंस पर रखी है तो मैं बोलूँगी दैट इज़ माई बुक। इसी तरह से हम दीज का यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए जो आपके करीब रखी हुई हैं। ठीक है, और दोज हम लगाएंगे उन चीज़ों के लिए जो थोड़े से डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, जो थोड़ी सी आपसे दूर रखी हुई हैं। तो इस तरीके से हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि दिस, दैट, दीज, दोज, इनके जस्ट बाद में कोई भी नाउन नहीं आना चाहिए। अगर इनके जस्ट बाद में आप कोई नाउन लगा देते हो तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बन जाएगा, वो प्रोनाउन नहीं रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर बात करती हूँ दिस पेन, अगर मैंने दिस के बाद में नाउन लगा दिया ना तो ये आपका प्रोनाउन नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ खाली दिस इज़ अ रेड पेन,
ठीक है, दिस के बाद कुछ भी नहीं आया, दीज के बाद में भी कुछ भी नहीं आया, तो ये प्रोनाउंस कहलाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने दिस के बाद में कोई नाउन लगा दिया, या दीज या दोज या दैट, इनके बाद में कोई भी नाउन लगा दिया, तो फिर वो आपका प्रोनाउन का काम नहीं करेगा, वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ये चीज़ हमें थोड़ी सी यहाँ पर याद रखनी है। अब हम दिस और दीज का यूज़ करते हैं लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अगर आपके साथ में आपकी कोई फ्रेंड खड़ी हुई है, आप उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए बोल सकते हो दिस इज जेनेट। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके दो फ्रेंड्स साथ में खड़े हुए हैं, आप उनका इंट्रोडक्शन देना चाहते हो, तो आप बोलोगे दीज आर माई फ्रेंड्स जॉन एंड माइकल। तो लोगों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी हम दिस और दीज का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे दिस लगाकर। जैसे आप बोलोगे हेलो दिस इज डेविड, कैन आई स्पीक टू जॉन। तो आपने यहाँ पर दिस कहकर अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो आप अपना नाम बोल सकते हो वहाँ पर। दैट और दोज का हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी चीज़ का किसी को रिप्लाई करना होता है, अगर हम उस बात से थोड़ा एग्री करते हैं। ठीक है, या फिर डिसएग्री भी कर सकते हैं। शेल वी गो टू सिनेमा, यस दैट्स अ गुड आइडिया। लेकिन अगर आप कहते हो शेल वी गो टू सिनेमा, नो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। आई हैव गॉट अ जॉब, दैट्स ग्रेट। अगर आप किसी की भी बात का रिप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में हम दैट का यूज कर सकते। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के नाम से ही पता लग रहा है कि हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कौन से WH फैमिली के वो वर्ड्स हैं जिनका यूज करके हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बना सकते हैं, तो उसमें मेनली 5 वर्ड्स आते हैं, हु, whom, whose, what और which। अगर हम इनका यूज़ करते हैं और इसके जस्ट बाद में हम नाउन नहीं लगाते हैं, तो ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का काम करते हैं। जब हम हु को रखते हैं, तो ये हमेशा सब्जेक्ट पोजीशन पर रहता है और ये एक वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। आप देख सकते हो स्टार्टिंग का जो पोजीशन होता है वो सब्जेक्ट पोजीशन होता है। तो यहाँ पर आप बोलते हो हु इज़ कॉलिंग मी, तो डेफिनेटली यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर कोई ना कोई नाम निकल कर आता है। माई टीचर इज़ कॉलिंग मी, माई मदर इज़ कॉलिंग मी। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट है होम। होम लोगों के केस में यूज होता है, लेकिन इसे हम जनरली ऑब्जेक्ट पोजीशन पर ही रखते हैं। जब इसका आंसर निकल कर आता है, तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर ही होता है। होम डिड यू सी, तो आपका आंसर हो जाएगा आई सो रोहित। तो यहाँ पे होम जो है वो लास्ट पोजीशन पर ले लेता है, जिसका आंसर निकल कर आएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह से यूज होता है। लेकिन आप देखो कि आजकल होम की जगह पर लोग हु जो है वो बहुत कॉमनली इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि होम बहुत फॉर्मल हो जाता है। अगर हम ये बोलते हैं हु डिड यू सी, इवन देन दिस इज़ नॉट इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये गलत नहीं होगा, ये सही माना जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर होम जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाएगा। नेक्स्ट है हुज। हुज भी लोगों के लिए यूज होता है, लेकिन ये पोजेशन दिखाता है, मतलब एक बिलोंगिंगनेस को दिखाएगा। जैसे मैं बोलती हूँ हुज इज दिस, यह किसकी है, तो इसका मतलब आप बताओगे दिस इज माइन, दिस इज हर्स, आप ऐसे करके बोल सकते हो। इसके बाद में आता है व्हाट। व्हाट का दायरा बहुत बड़ा होता है। व्हाट में आप लोगों के बारे में भी बात कर सकते हो, एनिमल्स के बारे में भी और थिंग्स के बारे में भी। अगर आप बोलते हो व्हाट इज दैट, तो आप बोल सकते हो दैट इज अ बुक। ठीक है, इट मे बी एनीथिंग। लास्ट वन इज विच। तो विच की जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की तरह से, तो ये भी लोगों के लिए यूज हो सकता है और ये एनिमल्स और थिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है। विच इज हैवियर, दिस इज हैवियर। ठीक है, तो आप ऐसे करके बोल सकते हो। इसको मैंने डिटेल में दिया हुआ है सभी क्वेश्चंस को, आप यहाँ से वो सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि कैसे हमने यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज किया है। एक चीज़ जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को लिखते वक्त, वो ये है कि हमें इन क्वेश्चन वर्ड्स के पीछे नाउन नहीं लगाना है। अगर आप ऐसे बोलते हो हुज बुक इज दिस, इस तरह से बोलने के साथ ही क्या हो जाएगा, हुज बुक इज दिस बोलने के साथ ही ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। फिर ये प्रोनाउन नहीं रहेगा, क्योंकि आपने हुज के साथ में फिर एक नाउन डाल दिया है। तो हमें इन वर्ड्स के साथ में नाउन नहीं जोड़ना है, तभी ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। Well, try to do it yourself. This is very simple exercise. Well, next we have relative pronouns. Relative pronouns shows relation, जिसे आप हिंदी में संबंधवाचक प्रोनाउंस के नाम से जानते हो। जब हम बात करते हैं यहाँ पर रिलेटिव यानी कि रिलेशन की, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर दो क्लोजेस को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर जो भी वर्ड्स हम लगाएंगे वो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, या हम वहाँ पर दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं और कैसे हम दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करके रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रोनाउंस है हु,
whose, whom, which और that, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अगर मैं ये बोलती हूँ दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो, यह वह आदमी है जिसने विंडो को तोड़ा था। तो यहाँ पे आप देखो कि अब ये क्वेश्चन का काम नहीं कर रहे हैं, जब ये दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो यहाँ पर हु का मतलब कौन नहीं है, हु का मतलब चेंज हो जाता है जिसे हम जो या जिसने की कहकर रेफर करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम हुज की बात करते हैं, शी न्यू द फैमिली हुज हाउस वी बॉट, यहाँ पे ये जो हुज है इसका मतलब किसका नहीं है, जब हम इसे बीच में लगाते हैं तो यहाँ पर मीनिंग भी चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा जिसका। दे हैव फाउंड द लेडी होम दे वॉन्ट टू इंटरव्यू, अब यहाँ पे होम जो है वो हम किसे या किसको कह के रेफर नहीं करेंगे, इसका मतलब है उन्होंने उस लेडी को ढूंढ लिया है जिसका इंटरव्यू वे लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जिसका इंटरव्यू तो है, और आप देखो कि मीनिंग भी किस तरीके से यहाँ पर बदलते जा रहे हैं। माई प्रीशियस ब्लू पेन विच वॉज इन द रूम वॉज ब्रोकन, तो एक पहचान तो यहाँ पे विच की क्या रहती है कि आप देखोगे कि यहाँ पर कोमा लगाया हुआ है। ठीक है, आपने जो भी विच वॉज इन द रूम, ये एक अननेसेसरी पार्ट है बेसिकली, अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी आपका सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन इसको अलग करने के लिए, इन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए कोमा लगा रखा है, इसकी भी एक अच्छी पहचान होती है, और वहाँ पर हम जब भी कोमा आएगा तो हम वहाँ विच लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे विच हम किसी भी थिंग के लिए लगा सकते हैं, एनिमल के केस में भी हम विच का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि विच हम कभी भी इंसानों के लिए यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तब हम वहाँ लगा रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन बनाते वक्त हम यहाँ पर कभी भी पर्सन के केस में विच का यूज़ नहीं करेंगे। द लैम्प दैट वॉज इन द रूम वॉज ब्रोकन, दैट को भी हम यूज़ कर सकते हैं एनिमल के केस में भी, थिंग के केस में भी, और यहाँ हम दैट पीपल के केस में भी यूज़ करते हैं। तो दैट जो है वो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कभी भी जैसे ऐसे कोमा लगा है अलग से, तो वहाँ पर उस वाले सेंटेंस में हम दैट नहीं लगाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है रिलेटिव प्रोनाउन के केस में। हियर इज़ अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज, यू ऑल कैन डू इट, सो ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट वी हैव इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन जनरल रादर देन टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। तो इंडेफिनेट अनिश्चित होता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, और हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, हम किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर आप ऐसे बोलते हो, कुछ वर्ड्स होते हैं एनी, ईच, फ्यू, मैनी, या फिर हम बॉडी के साथ समबडी, एवरीबडी, नोबडी, या हम थिंग के साथ समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ठीक है, वन में समवन, एवरीवन, नो वन, इस तरीके के जो भी हमारे वर्ड्स आते हैं वो सारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ की संख्या के बारे में कुछ निश्चित पता नहीं है। ये सारी चीज़ें इंडेफिनेट हैं। इनको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हो। और इन सब के बाद भी आप देखो, मैंने कहीं पर भी नाउन का यूज़ नहीं किया है। एवरीवन के बाद में सीधा वर्ब आ रही है। ठीक है, समवन के बाद में भी कोई नाउन नहीं है। हर एक वर्ड में आप देख सकते हो कि कहीं कोई नाउन नहीं है। अगर इनके पीछे नाउन नहीं होता है तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही आप नाउन लगा दोगे तो ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव बन जाएंगे। यहाँ पर आप बोल सकते हो मैनी पीपल, अगर आप यहाँ लगाते हो नीचे मैनी पीपल फील दैट, आपने जैसे ही पीपल लगाया तो पीपल यहाँ पे नाउन हो जाएगा और वो फिर आपका इंडेफिनेट एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इस चीज़ में हमें थोड़ा सा नाउन का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इन वर्ड्स के पीछे कहीं पर भी नाउन ना लगाएं, ताकि वो हमारे प्रोनाउंस का काम कर सके। लास्ट वी हैव रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ पर क्या है? व्हेन ईच ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट इज एक्टिंग इन द सेम वे टुवर्ड्स द अदर, उनको हम रेसिप्रोकल कहते हैं, क्योंकि वो रेसिप्रोकेट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल के तौर पे, ए इज टॉकिंग टू बी एंड बी इज टॉकिंग टू ए। ठीक है, ए बी से बात कर रहा है और बी ए से बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ए एंड बी आर टॉकिंग टू ईच अदर, यानी वो एक्शन जो है वो दोनों के साथ में ही सेम हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने दो वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, और ये पेयर में है, जैसे ईच अदर, वन अनदर, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ईच अदर जो होता है वो जनरली दो लोगों के लिए यूज़ होता है, जब दो लोग आपस में कोई एक ही काम कर रहे होते हैं, और वन अनदर जब बहुत सारे लोग आपस में
एक ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन आजकल इनको भी इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं। आप देखोगे कि जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वहाँ भी कई बार आपको ईच अदर लिखा हुआ मिल जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको इस चीज़ को क्लियर करेंगे, जैसे जॉन एंड मैरी लव ईच अदर। तो यहाँ पे जो लव का एक्शन है ये दोनों के साथ में ही हो रहा है। पीटर एंड डेविड आर टॉकिंग टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं। दे वर ब्लेमिंग ईच अदर। अब यहाँ पे दे जो है, दो लोग होंगे तो भी हम दे बोल सकते हैं और बहुत सारे लोग होंगे तो भी हम दे बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ दो लोगों के लिए दे लगा रहे हैं तो ईच अदर आ जाएगा, अगर बहुत सारे लोगों के लिए लगा रहे हैं तो वन अनदर आ जाएगा। बोथ टीम्स, अब यहाँ पे दो टीम इन्वॉल्व हो गई हैं, ठीक है, तो दो टीम की बात कर रहे हैं, अलग अलग टीम है, दो टीम है तो ईच अदर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर वेरी सिंपल एंड आई एम वेरी मच होपफुल दैट आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस like button and subscribe this channel. Thank you very much.